हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन मोर टाइम टू माय चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज आपको जैसा कि नाम से पता चल ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की लर्निंग टिप्स के बारे में। दरअसल मैं ये टिप के बारे में मैंने खुद भी यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने ये देखा कि इससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज में ही बच्चों को सिखाई जाती है। नॉर्मली बच्चों को पता भी नहीं है इस कोर्स के बारे में। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वोकैबुलरी को करने का। लेकिन वोकैबुलरी को करने का ये मेथड है, ये तभी काम करेगा जब आप इसको लेकर के कंसिस्टेंट होंगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कंसिस्टेंसी के बगैर तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं केशव झा आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ अपना ये कॉन्सेप्ट जो कि है वोकैबुलरी लर्निंग टिप्स। सो हियर वी स्टार्ट। देखिए, द कॉन्सेप्ट आई एम टीचिंग यू टुडे यूज्ड इन मैनी प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कैट, मैट, गैट और ऐसे कई सारे एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए ये रूल सिखाया जाता है। और वोकैबुलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, ये तो आप लोगों को पता है ही। तो जो पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है ग्रास्प पीटी, GRASP ग्रास्प पीटी। ये एक एक्रोनिम है, इसका एक फुल फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली जब आप MBA करते हैं, BBA करते हैं या फिर ऐसे एग्जाम्स को करते हैं जिसके लिए आपको कैट हो गया, कैट का एग्जाम हो गया, मैट का एग्जाम हो गया, गैट वगैरह का एग्जाम हो गया, जब आप इनको कर रहे होते हैं तब यहाँ पर सिखाया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इफेक्टिव होता है याद करने के लिए आपको वोकैबुलरी को और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसमें जी जी जो स्टैंड करता है दोस्तों, फ्रेंड्स, वो स्टैंड करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। यानी कि आप जब भी याद करें, ऑलवेज लर्न वर्ड्स इन ग्रुप्स, यानी कि जब भी आप याद करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को तो आप हमेशा ग्रुप्स में याद कीजिए। अब ग्रुप्स में कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यही तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया पुअर। अब पुअर के जो एडजेक्टिव होते हैं, जो 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, उसमें आता है पुअरर और पुअरेस्ट। तो 3 वर्ड हो गए जो पुअर से रिलेटेड है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। इसी तरह पुअर के जो सिनोनिम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नीडी, डिप्राइव, पेनीलेस। तीनों का ही मतलब क्या होता है? गरीब। अब गरीब का उल्टा एंटोनिम जो होगा वो क्या होगा? अमीर, रिच, वेल्दी, सुपीरियर। तो आपने देखा कि मैंने एक पुअर वर्ड लिया और पूरे वर्ड के मैंने क्या किए, उसके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिए, उसका मैंने क्या किया, सिनोनिम और एंटोनिम लिया। ठीक, इससे मेरे को एक ही वर्ड से क्या बन गए, 9 वर्ड्स के ग्रुप बन गया, ये एक क्लस्टर बन गया। ठीक है, ये क्लस्टर क्या करेगा, मेरे को वर्क करेगा कि मैं एक साथ इन सारे शब्दों को याद रख सकता हूँ कि पुअर, अच्छा पुअर है, पुअर का ये होता है, ये 3 फॉर्म तो इसकी डिग्री हो जाती है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। और इसके बाद इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, ये 3 चीजें हो जाता है, इसका एंटोनिम। ये एक चीज हो गई, एक तरीका ये है बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप सफिक्स प्रीफिक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे पुअर है, पुअर है, पुअर है, तो पुअर में एक बार ER लगा, एक बार EST लगा, ये दोनों ही सफिक्स मिलकर के क्या बनाते हैं, इसको नए वर्ड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स का क्लस्टर बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप बना के आप वर्ड को याद कीजिए। बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि आप अपने माइंड को इधर से उधर टर्न करवा सकते हैं, आप अपने माइंड को रोटेट करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, जंप करवा सकते हैं आप अपने ब्रेन, कहते हैं हम उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। आर, ग्रास्प बोला है मैंने, GRA। तो ये जो R होता है, R स्टैंड्स फॉर रूट ऑफ वर्ड्स, रूट ऑफ वर्ड। देखिए रूट क्या होते हैं, रूट होते हैं वो शब्द जिनका मतलब जो होता है वो सेम ही रहता है और वो किसी भी और वर्ड के साथ जुड़े तो उसके साथ वो एक नया मतलब क्रिएट करते हैं, अपने ही वे में क्रिएट करते हैं पर एक नया मतलब क्रिएट करते हैं। रूट होता है जो बेसिक वर्ड है, उसकी हम लोग बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रूट। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड ले रहा हूँ, टेली। टेली का मतलब होता है फार, टेली का मतलब होता है दूर। तो अब मैंने टेली के आगे फोन लगा दिया, टेलीफोन हो गया, जिसका मतलब हो गया दूर बात करने वाला यंत्र। दूर क्या बोलते हैं इसे हम लोग हिंदी में, दूरभाष यंत्र बोलते हैं, यानी दूर से बात करने वाला यंत्र, दूरभाष यंत्र। ऐसे टेलीग्राम, यानी कि जो दूर भेजा जाता है मैसेज, उसको कहते हैं
टेलीग्राफ भी वैसा ही होता है। और टेलीपैथी, आप लोग एक्समैन वगैरह के अगर फैन है तो आपको पता ही होगा कि प्रोफेसर एक्स कितने बड़े टेलीपैथ थे, और उसके बाद हमारी जेन फ्रॉस्ट जो है वो कितनी बड़ी टेलीपैथ है। तो टेलीपैथ का आपको वहां से पता चलेगा। यानी ये भी क्या करते हैं, टेलीपैथ जो होता है वो भी क्या होता है, टेलीपैथ जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो दूर की चीज़ों को, दूर तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, वो दूर वालों की सोच पढ़ सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस है। तो यानी टेली का मतलब भी होगा दूर, यानी जब भी किसी वर्ड में टेली लगा हुआ है तो इसका मतलब हम दूर की बात कर रहे हैं। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपने वर्ड ले लिया बायो, बायो का मतलब होता है जीवन। अब बायो के साथ हमने लॉजी लगा दिया तो बायोलॉजी, हालांकि लॉजी भी एक अपने आप में है, लॉजी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, क्योंकि लॉजी को आप जूलॉजी में डाल सकते हैं, बायोलॉजी में डाल सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में डाल सकते हैं, तो लॉजी भी अपने आप में। लेकिन मैं अभी बायो की बात करता हूं। तो बायो मैंने एक वर्ड ले लिया, तो बायो का मतलब होता है जीवन, हमने मान लिया। तो यानी बायो वर्ड जिस भी चीज में जुड़ा हुआ रहेगा वो जीवन की बात करेगा। जैसे कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की पढ़ाई हो गई। बायोग्राफी जीवन के बारे में जो लिखी जाती है, जैसे ऑटोबायोग्राफी होता है। बायोस्फेयर, आपको पता ही है कि हमारा हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर, जहां पर हमारा जीवन चलता है। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है बायो, इसके साथ कुछ भी मैं जोड़ूंगा तो वो जीवन से ही रिलेटेड वर्ड बताएगा। तो यानी बायो हमारा क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने बायोस्फीयर बोला, स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला होता है, एक मंडल होता है, मंडल कह सकते हैं। तो स्फीयर को मैं जिसके साथ भी जोड़ूंगा वो उसके मंडल की बात करेगा। जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में नहीं हुआ पर लिथोस्फीयर तो होगा ही होगा, है ना। तो ऐसे भी कई सारे वर्ड होते हैं। तो ये आपका हुआ ग्रास्प का जी और आर यानी रूट। अब मैं बात करता हूं ए। ए जो होता है, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएट वर्ड्स विद फिगर। देखिए ये मैंने एक, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत एक टेड टॉक्स की बात होती है, तो जावेद अख्तर जी जो थे वो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो भी हम साउंड निकालते हैं, मुंह से हम कुछ भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो साउंड होता है, वो कोई वर्ड नहीं होता, वो सिर्फ साउंड होता है। ठीक है, वो साउंड होता है। जब भी हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या है, साउंड है। उस साउंड को जब आप कुछ कर्व्स, कुछ सिंबल्स के साथ ज्वाइंट कर देते हैं तो वो उसकी स्पेलिंग बन जाती है। अब जैसे ए, बी या सी, ये सब क्या है, कर्व्स ही तो है, कुछ इमेजेस ही तो है, हमने उनके साथ जोड़ दिया तो एक वर्ड बन गया। और उस वर्ड को जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करता हूं तब वो जाकर के उसकी मीनिंग बनती है, और तब मुझे पता चलता है कि अच्छा इस साउंड की ये स्पेलिंग और ये उसकी मीनिंग है। टेड टॉक्स में जावेद अख्तर जी ने इस बात को कहा हुआ है। उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे कार, कार मैंने मुंह से जब बोला तो ये क्या है, ये सिर्फ एक साउंड है, ये और कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं सी के कर्व, ए के कर्व और आर के कर्व को इकट्ठा करता हूँ और मैंने बोला कि भैया कार का जो साउंड है वो ये होगा, तो मेरे को पता चला कि अच्छा ये वर्ड है जिसका साउंड कार है। अब मैंने मीनिंग क्लियर की। और जब मैंने उसे एक 4 व्हील वाले एक ऑब्जेक्ट से, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे हैं, उसके साथ जब मैंने उसे कनेक्ट किया तो आप लोगों को पता चला अच्छा कार का मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब कार है। तो जब भी आप ये चीज ध्यान रखते हैं कि जब भी आप वर्ड्स को किसी भी फिगर के साथ कर देते हैं, किसी भी फिगर के साथ, अच्छा ये अकाउंट वाला फिगर नहीं है, अकाउंट में अमाउंट को फिगर भी कहता है, तो ये अकाउंट वाला फिगर नहीं है, और ये खासकर मॉडलिंग वाला फिगर भी नहीं है, ये फिगर है इमेजेस वाला। ठीक है, यानी कि जब भी आप इमेजेस के साथ किसी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ड को एसोसिएट कर देते हैं तो उसे याद करना ज्यादा ईजी होता है। जैसे कि ये तो ईजी वर्ड हो गया। एक हम लेते हैं ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान कौन सा हो सकता है, भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलमाइटी वर्ड के नाम पे ही ओम रख दिया। इससे मुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ, ईश्वर की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कर रहा हूँ, गुरु ग्रंथ साहब की बात कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, या एक महान शक्ति की बात कर रहा हूँ। तो ऑलमाइटी का मतलब भी क्या होता है, सर्वशक्तिमान। तो मैंने वर्ड लिया, वर्ड को एसोसिएट कर दिया भगवान से, हो गया। अब एपेक्स, जो बच्चे कॉमर्स वाले उन्हें तो बड़े अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते, एपेक्स का मतलब जो होता है वो होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर। तो जैसे कि आरबीआई, मैंने एपेक्स वर्ड को कनेक्ट किया हुआ है आरबीआई से। अब आरबीआई के बारे में मुझे पता है कि ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, मुझे पता है। तो एपेक्स बैंक, इट इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स बोलूंगा तो मुझे पता है ये सबसे बड़ा ही बैंक होगा, क्योंकि मुझे आरबीआई से मैंने कनेक्ट कर दिया, आरबीआई इज एपेक्स बैंक, तो आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, तो अगर मुझे वर्ड याद नहीं है लेकिन मुझे आरबीआई याद है, तो एपेक्स वर्ड मैं कहीं भी पढ़ रहा हूं और मैंने कहा कि यार आरबीआई, अच्छा सर्वोच्च होता है, यानी कहीं पर भी ये आएगा तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा। तो ये बहुत काम करता है। और अगर आप लोग शेरलॉक होम्स के फैन है तो आपको पता ही होगा कि जब भी वो एक माइंड कैसल वाला कॉन्सेप्ट होता है, और माइंड कैसल में क्या कहा जाता है कि आप चीज़ों को, कोई भी घटना है उन्हें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू याद रखिए,
खैर वो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा ईजी रहता है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्ड्स को एसोशिएट करें किसके साथ, इमेजेस के साथ, फिगर्स के साथ, बहुत आसान होता है पढ़ना। आफ्टर दैट ग्रास्प के एस की बात करता हूँ। एस जो होता है वो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए होता है। देखिए बेस्ट वे तो यही है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उन्हें क्लस्टर में कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप बना रहे हैं, चाहे आप रूट से याद कर रहे हैं, लेकिन वर्ड आप कितना भी कर ले, अगर आप डेली डेली 10-10 भी पढ़ते हैं, 10 दिन में 100 तो कर लोगे, लेकिन उसमें से 15-20 ही याद रहेंगे, 100 के 100 मुश्किल ही याद रहते हैं। ह्यूमन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी यूसेज शुरू करें। यूसेज कैसे शुरू करें, सेंटेंस फॉर्मेशन करके। द बेस्ट वे टू लर्न वोकैब इज टू मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड यू आर लर्निंग। दैट मीन्स you can use those words in the sentences that you are using daily on daily basis in your daily communication. It's not just about English. मैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट vocabs का जो कॉन्सेप्ट है ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। इधर यू आर लर्निंग जर्मन, यू आर लर्निंग रशियन, यू आर लर्निंग मैंड्रिन, यू आर लर्निंग जापानीज, वट एवर यू आर लर्निंग लैंग्वेज यू आर लर्निंग, इवन संस्कृत और हिंदी, ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं कि आप जो भी शब्द ले रहे हो उनका यूज करें सेंटेंस, उससे सेंटेंस फॉर्मेशन करें। जितना ज़्यादा आप सेंटेंस में आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप उससे फैमिलियर होते जाएंगे, उसकी यूसेज से फैमिलियर होते जाएंगे और आपको बड़ा ही बेनिफिट होगा इससे। ग्रास्प का अब हमारे पास बचता है पॉइंट पी। देखो पी जो होता है फ्रेंड वो स्टैंड करता है पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, देखो कुछ एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग हो सकते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है नाउन प्रोनाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक आज जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वही है। एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कहाँ पर वो क्या रोल यूज कर रहा है। जैसे आई लाइक द प्ले की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हैमिल्टन करके हो गया, या फिर आपका कहते हैं जूलियस सीजर हो गया, या फिर आपका ये कहते हैं शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट हो गया, ये सारे क्या है, प्ले है। ठीक है, तो ये प्ले, आई लाइक द प्ले, तो यहां पर मैं जिस प्ले की बात कर रहा हूं वो है नाउन, वो एक नाउन है। सेकंड, प्ले द म्यूजिक, यहां पर मैं किसी को बोल रहा हूं कि प्ले द म्यूजिक, तो यहां पर ये जो प्ले यूज किया ये मैंने एज अ वर्ब यूज किया। पहले वाले में मैंने एज अ नाउन यूज किया, बट यहां पर मैंने एज अ वर्ब यूज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। थर्ड, मैंने थोड़ा अटपटा सा सेंटेंस बनाया है, ये बस मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए। मैं मानता हूँ ये अटपटा सा सेंटेंस है, मैंने खुद ही अटपटा सा ही बनाया है। ही सॉल्व इट इन अ प्लेबल मैनर, तो यहाँ पर प्ले के साथ जो मैंने एबल लगा दिया ये एडवर्ब हो गया कि उसके काम करने का जो तरीका है वो खेलने वाला है, कि उसने खेल खेल में सॉल्व कर दिया। मैं ऐसे भी कर सकता था, ही सॉल्व इट इन अ प्ले लाइक ही वॉज प्लेइंग, ही सॉल्व इट लाइक ही वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व किया और प्लेइंग, तो ये उसका एडवर्ब हो जाएगा कि उसने खेल खेल में खेलते खेलते सॉल्व कर दिया, खेल खेल में सॉल्व कर दिया। तो आपने देखा कि प्ले को ही हमने नाउन के तौर पे भी यूज़ किया, हमने वर्ब के तौर पे भी यूज़ किया, हमने एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई वर्ड करते हैं तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट पी, अब मैंने ग्रास्प पीटी बोला है तो पी अलग से दोबारा भी आएगा। देखिए ये पी जो स्टैंड करता है वो प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए करता है, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से भी करते हैं तो भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड मिल जाता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड को याद करना बहुत सही रहता है। और किसी भी वर्ड को उसके सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ याद करें तो भी अच्छा रहता है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के साथ मैंने पी लगा दिया डिज, तो डिज का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी। मैंने सफिक्स लगा दिया एलवाई, तो ऑनेस्टली हो गया। तो अब मेरे पास क्या होगा, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टली, तीन तो ये वर्ड हो गए। फिर मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ये तीन मेरे क्या हो गए, एडजेक्टिव के हो गए। अब कोई बंदा ऑनेस्ट है तो दूसरा बंदा क्या होगा, लायर हो सकता है, तो ये मुझे उसका वो भी पता है कि मेरे को इसका एंटोनिम भी पता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड, अब ऑनेस्ट का आपने सिनोनिम ले लिया, तो ये सारे क्या बनते हैं, क्लस्टर बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, और हम फिर से जी पर आ जाते हैं जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक, नाउ लास्ट जो बचता है वो आपका टी बचता है। टी जो स्टैंड करता है वो टोन के लिए करता है। टोन, टोन क्या होता है, जब भी आप बात करते हो तो आपके हर शब्द को बोलने का तरीका ना, हम कहते हैं ना बात क्या बोली जा रही है उससे ज्यादा वो किस तरीके से बोली जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टोन यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहा है। हमारे पास तीन तरह की टोन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ देरी की, देर से होना, देरी से होना, यही। पॉजिटिव में द जजमेंट इज डिलेड, जैसे आप देख रहे हो अभी यूजीसी के जो गाइडलाइन है वो डिले हुए ही जा रही है, हुए ही जा रही है, तो द जजमेंट इज डिलेड।
डिले क्या हो गया, नॉर्मल सा हो गया एक सेंटेंस। पॉजिटिव है कि हाँ ठीक है टाल दिया गया है। न्यूट्रल, द बॉय इज नॉट ऑन टाइम, इसका मतलब ये है कि वो देरी से आया है, लेकिन इसमें ना तो मैं पॉजिटिव हूँ ना तो नेगेटिव हूँ, ये नॉर्मल न्यूट्रल है मेरा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव, द जजमेंट इज सो टार्डी, यानी जजमेंट मिलने में इतना थक जाता है इंसान या इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये इतना स्लो प्रोसेस है। टार्डी का मतलब ये होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो जब जजमेंट किसी देश में टार्डी होगी तो इंसान को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो क्या करे, वो समझे उस चीज़ को और उसके लिए रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, उसे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक और चीज़, अब अगर आप लोगों को नया समझ में आई हो तो मैं बोलता हूँ आपको, किसी इंसान को लगातार अगर आप देखते हो तो आप दो तरीके से देख सकते हो, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, निहार सकते हो, घूर सकते हो। जब आप किसी को निहारते हो तो भी आप लगातार देख रहे होते हो, जब आप किसी को घूर रहे होते हो तब भी आप लगातार देख रहे होते हो, ठीक है। देखो ये डिनोटेशन और कोनोटेशन का केस है, लेकिन मैं फिलहाल टोन के हिसाब से ही बता रहा हूँ। डिनोटेशन कोनोटेशन जो होता है, डिनोटेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी में डेफिनेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं डिनोटेशन, और उसके अंदर की जो फीलिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं कोनोटेशन। जैसे मैंने कहा निहारना और घूरना, निहारने का भी अगर आप डेफिनेशन लोगे तो किसी को लगातार देखना, घूरने का भी किसी को लगातार देखना, लेकिन किस तरीके से देखना है इससे फर्क पड़ता है। यही फर्क आपको यहाँ पर टोन में पता चलेगा। अगर आप किसी को निहार रहे हो तो आप गेज कर रहे हो, गेज कर रहे हो तो इट्स गुड, लेकिन वहीं पे आप अगर किसी को स्टेयर कर रहे हो तो किसी को पसंद नहीं है कि आप स्टेयर करो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है टोन। फ्रेंड्स, ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है और वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन तभी फाइन ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं कर पाते आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस, ये बेनिफिट नहीं करेगा। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को रेस्ट देता हूँ कि आप लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करिए और बताइए कि मैं अपने वीडियोस को और किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। और तब तक हेल्दी रहिए, लॉकडाउन में है, घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बिना नेसेसरी बाहर ना जाए, सेफ रहें, हेल्दी रहें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। थैंक यू।